भाई और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं दुर्दाना नज़म मैम, और वो मोहतरमा ने अभी अभी अपना एक YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है डॉक्टर हसन से। तो आज मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा, तो मुझे लगा कि जो उन्होंने 5 क्वेश्चंस डॉक्टर हसन से पूछे हैं और डॉक्टर हसन ने जो उनका रिस्पांस दिया है, तो शायद मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से उसका रिस्पांस करूं। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं और जो इंटरव्यू देने वाले हैं, दोनों में भारत दुश्मनी कूट कूट के भरी हुई है। और शायद क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए मैं शायद ये वीडियो 2 या 3 भाग में बनाऊंगा। ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर। लेकिन रिएक्शन देने के पहले मैं दुर्दाना मैम का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, जो उन्होंने 27 दिसंबर 2023 को दिया था। वो कहती हैं, किसी ने उनको कोई क्वेश्चन किया होगा तो उसके रिस्पांस में वो कहती हैं कि थैंक यू फॉर reinforcing my belief in two nation theory. You Hindus are scum on earth just like Jews. You both are destined to doom. Once again get lost. तो जिन भाइयों को स्कम का मतलब नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि स्कम का मतलब होता है वर्स्ट पीपल ऑन अर्थ। तो ये इन्होंने डायरेक्ट हिंदू धर्म पे अटैक किया है, इंडियंस पे अटैक नहीं किया, इजराइल पे अटैक नहीं किया। ये इन्होंने धर्म पे अटैक किया है, हिंदूज को और जूस को। मैं अपने अगले वीडियोस में इनके और ट्वीट्स दिखाऊंगा जो कि इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहे हैं, इंडियन डाइटीज़ के बारे में कहे हैं। और आप ये समझिए, ये यहाँ बैठ के धर्म की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है। चलिए थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सर, आपने इंट्रोडक्शन में सुना, आज हमारा मौजू भी यही है कि इंडियन इलेक्शन में जो पाकिस्तानी फैक्टर है। अब यहाँ तो हो ना कि सिर्फ पाकिस्तान पर बात हो, तनकीद भी की है, बहुत कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर भी रहा है मोदी का। मसलन वो कहते हैं कि जी ये आटों की लाइनों में लगे रहते हैं। बेशक बहुत सारी चीज़ों में सच्चाई है, लेकिन वो कहते हैं ना, द टोन एंड टेनर ऑफ द वे यू टॉक, वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या, किस तरह से जो सामने वाला मद्दे मुकाबिल आपकी पार्टी है, आप उसको क्या समझते हैं, कितनी आप उसको इज्जत देते हैं। तो हमेशा से फिर एक और बात भी सामने आई तवातर के साथ, उनके जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी जो आज़ाद कश्मीर को लेकर उन्होंने बारहा इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान भी और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तब भी वो यही कहते हैं कि जी हम अपना ये हिस्सा जो है कश्मीर का वो वापस ले लेंगे, घुसकर मारेंगे, वगैरह वगैरह। तो आप हमें समझाएं सर, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए पाकिस्तान को इलेक्शन जीतने के लिए डिस्कस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच दुर्दाना नजम। ये बड़ा टाइमली आपने टॉपिक ये सिलेक्ट किया, और पर्टिकुलरली ये पाकिस्तान के रेफरेंस से जो इंडियन इलेक्शन का एक सिनेरियो है, ये बहुत अहम है। ज़ाहिर है इंडिया के लिए तो इस वक्त ये अहम है ही, हमारे लिए ये हमेशा से अहम रहा है। और जब भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पर ये माजी करीब में, तो मोदी जब से हुकूमत में आए हैं, इन्होंने इस चीज़ को अपनी इलेक्शन की बुनियाद हमेशा बनाया है। और मुस्लिम दुश्मनी में ये जब से प्राइम मिनिस्टर बने उससे बहुत पहले ये कहीं जो है ना
बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे थे और इन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद भी हमेशा जो मुस्लिम दुश्मनी है उस पे रखी थी जब से ये पॉलिटिक्स में थे। जी। ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो इन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान में ऐसे महसूस कराया लोगों को, ख़ास तौर पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तबका था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। मोदी जी ने पहले दिन जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा ध्येय सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों को, बच्चों को उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, ये आपके फ्यूचर है। आप कह रहे हैं मुसलमान बहुत दब के रह रहे हैं जब से मोदी आए हैं, मोदी मुस्लिम जो है वो अगेंस्ट में है। आप एक बात जानते हैं, इंडिया में 2014 में जब मोदी जी आए थे उस वक्त जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें केवल 4.5% मुस्लिम्स थे और आज का डाटा है, 2023 लास्ट का डाटा है कि 10.5% मुस्लिम आज गवर्नमेंट जॉब में है। अब ये कैसे हो गया? अगर मोदी जी इतने ही अगेंस्ट हैं मुस्लिम्स के तो एक काम आप बता दीजिए जो कि मोदी जी ने मुसलमानों के अगेंस्ट में किया हो। इलेक्शन के वक्त में आदमी कह तो देता है क्योंकि ये वोट की राजनीति भी होती है, और जो मोदी जी ने बोला है वो रिपरकेशन में बोला है। आप ये देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है। अपीजमेंट की पॉलिसी हो रही थी। जब एक अपीजमेंट की पॉलिसी हो रही है और कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक तबके के लिए कई चीज़ें अनाउंस कर रही हैं, जैसे कर्नाटका में मुस्लिम्स के लिए 4% उन्होंने कर दिया कि हम जो है वो रिजर्वेशन दे देंगे। धर्म के नाम पे आज तक इंडिया में कभी भी रिजर्वेशन नहीं हुआ है, कास्ट के नाम पे ज़रूर हुआ है। और ये कास्ट का जो सिस्टम है ये भी गलत है, लेकिन इस चीज़ को सुधारने में सालों लगेंगे, वो एक दिन की बात नहीं है। लेकिन हम में ये हिम्मत तो है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि कास्टिज्म इज़ ए रॉन्ग थिंग और इसको ख़त्म होना चाहिए। आपने तो आज तक अपनी कोई गलती मानी ही नहीं। अपीजमेंट की पॉलिसीज़ कि हम मुसलमानों को ये देंगे, हम मुसलमानों को वो देंगे, जब कांग्रेस ने और अपोजिशन पार्टीज़ ने ये करना शुरू किया तो बीजेपी को आना पड़ा और कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि आप कह सकते हो कि कानों को अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये वोट पॉलिटिक्स है, इसमें आदमी जो बोलता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो एक्चुअली करे। और आप एक एक्शन हमको बता दीजिए मोदी जी का या बीजेपी गवर्नमेंट का जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हुआ हो। हाउसिंग स्कीम्स में 35% मुस्लिम्स को घर मिले हैं और कोई भी ऐसी योजना गवर्नमेंट की नहीं आई जिसमें मुसलमानों को ज़्यादा भागीदारी ना मिले। और एक बात आपको बताऊं, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है मुस्लिम्स की? 14.5% ऐसा कुछ परसेंट थी 2015 में, मैं तब की बात कर रहा हूं। वो इनकम टैक्स में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 3%। और एक है जैन्स जो कि 0.37% है इंडिया में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 26%। आज तक आपने किसी जैन से ये सुना है कि हम इंडिया में सुरक्षित नहीं हैं, हमें तफस्सुब दिया जाए?
कभी किसी जैन को विक्टिम कार्ड जेब में रख के घूमते हुए देखा है? हम आगे देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 20 करोड़ की पॉपुलेशन एक मजहब की एक कंट्री में हो तो किस तरीके से आप उसको माइनॉरिटी बोल सकते हैं? आप उसको ये बोल सकते हैं कि सेकंड मेजॉरिटी स्टेट, ये आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसको माइनॉरिटी बोलना, ये माइनॉरिटी शब्द का अपना अपमान है। आगे देखते हैं। या मुसलमानों के रहने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये तो अब एक सेकुलर स्टेट का जो हिंदुस्तान का शुरू से वो चला आ रहा था कि जी हम एक सेकुलर स्टेट हैं जहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ जो है वो बड़े अमन और उसके साथ रह रही हैं और कुछ अर्सा रहती भी रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मोदी का हिंदुस्तान है उसमें मैं नहीं समझता कि किसी भी जो अकलियत है उसको रहने का हक है। आपने मुसलमानों के हालात वहाँ देखे, आपने क्रिश्चियंस के देखे, आपने इसके अलावा जो और अकलियतें हैं उनके हालात देखे, तो ये तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस पे ना सिर्फ तनकीद कर रही है बल्कि आप देखें कनाडा जैसे मॉडरेट मुल्क इनके साथ अपने जो सियासी अपना सफारती तल्लुकात थे वो उनको ख़त्म करने पड़े। इस हद तक की दुश्मनी जो है इनके जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ थी वो इस हद तक जो है वो पहुंच चुकी थी और इसी चीज़ का वो एडवांटेज ले रहे हैं इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है 87% से ऊपर जो पॉपुलेशन है, सॉरी 80% तकरीबन पॉपुलेशन वो हिंदुओं की है और उनको ये सूट करती है कि हम इलेक्शन तो ज़ाहिर है वो इस सिलसिले में जीत ही सकते हैं, ख़ासतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें उनकी इस तरीके से मेजॉरिटी आती है। लेकिन आप महज़िब दुनिया में तो इस तरीके से अपने इमेज को जब ख़राब करते हैं तो फिर कनाडा जैसा मुल्क जो है वो भी तनकीद करने पर और आपसे सफारती तल्लुकात तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब एक तो ये है कि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए हैं, बातचीत चल रही है और इंडिया मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, इसलिए कनाडा जो है उसने अपने संबंध खराब कर लिए इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। और जिस केस की आप बात कर रहे हैं, निज्जर की केस की शायद आप बात कर रहे हैं, तो उसका अभी तक कोई प्रूफ मिला नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट, इवन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर सर, उन्होंने कल ही बोला है कि हमको किसी तरीके का कोई भी सबूत नहीं दिया गया जब तक कि वो हमको इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में, हमको प्रूफ्स नहीं देंगे, हम कैसे काम करेंगे। एंड he categorically denied that India was part of it, Indian government was anyway associated with that. लेकिन आपने अपने इंटरव्यू में कई बार ये बोला है कि इंडिया इन्वॉल्व था और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इसको माना कि इन्वॉल्व था। केवल कनाडा में नहीं, पाकिस्तान में जो किलिंग हुई है वो भी हमने मान लिया। हमको आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें किसी भी गवर्नमेंट के आदमी ने ये बोला हो कि हाँ हमने किया है। अरे सर, ऐसा कोई बोलता है क्या? किया भी हो, हम कहते हैं किया है। हम तो छोटे से आदमी हैं, हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई आदमी बोल सकता है क्या? ये सब चीज़ें करने वाली होती हैं, बोलने वाली नहीं होती हैं सर। आपकी तरह नहीं है कि केवल बोलना ही बोलना ही बोलना ही बोलना है, करना कुछ नहीं है। ट्विटर पे इंडिया को गाली दे दो, इंटरव्यू में बैठ के इंडिया को गाली दे दो, यूनाइटेड नेशन में जाके इंडिया को गाली दे दो, बस यही कर सकते हो। 370 हटाया इंडिया ने, आपने रोड का नियम चेंज करके श्रीनगर हाईवे रख दिया, इतना ही कर सकते हो। मोदी जी का पोस्टर लगा के आपने कहा कि भाई लोगों से कि जो है उसको मारो, पत्थर मारो। मतलब इस टाइप की चीज़ें ही कर सकते हो। ट्विटर पे आके गालियां दे दो, यूट्यूब पे गालियां दे दो, न्यूज़ प्रोग्राम्स में गालियां दे दो और जाके मुजफ्फराबाद में
अपने लोगों से कहो कि इंडिया में घुस मत जाना, एक भी आदमी बचेगा नहीं। तुम तो छोड़ो, यहाँ पे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में कोई नहीं बचेगा, इसलिए घुस मत जाना अंदर। 370 470 जो भी है उसको जाने दो, हम करेंगे, हम बदला लेंगे, पता नहीं कब लेंगे। जो बदला लेने वाला था वो तो आज जेल में बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कंसर्न खास तौर पर जो कश्मीर के हवाले से हमारा जो डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि इसको पुरअमन तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से हमेशा पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयाँ जो है मकबूजा कश्मीर में भी जारी हैं। वो वहाँ से निकल के अब भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ जारी है, और उनकी ये कोशिश है कि ये जो तशद्दुद है वो इसको किसी तरीके से बॉर्डर से पार पाकिस्तान में ले जाया जाए। और आपने देखा है कि उनके एक वजीर ने इस चीज को बरमला कबूल किया है कि यस, हमने अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में इस किस्म की तशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं। तो ऐसा मुल्क जो कभी अपने आप को सेकुलर कहता था और आज बरमला ये कह रहा है कि हम इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है ये कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्र है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। और अगर वो इलेक्शन में इस किस्म का नारा इस्तेमाल करते हैं और हिंदू मत को और हिंदुओं की जो है हिंदू तवा की जो वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनको सपोर्ट करके अगर ये इलेक्शन जीत के आते हैं, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में ये क्या करेंगे। यही वजह है कि चाइना हो, हालांकि चाइना इतना बड़ा मुल्क है और उनकी ख्वाहिश होगी कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात, उन्होंने कोशिश भी बड़ी की है, लेकिन उनकी इसी किस्म की कार्रवाइयों की वजह से उनके तल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होते। चाइना ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं, लेकिन इंडिया ठीक नहीं कर रहा है। भाई साहब, कौन सा सफ़ेद पाउडर खाते हो आप? इमरान खाने वाला तो नहीं खा रहे हो। नफ़रत एक लिमिट तक करो, किसी से भी। मैं ये कह रहा हूँ भैया, किसी अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी नफ़रत करो, बदतमीजियाँ करो, गालियाँ करो, कुछ भी करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि कल को तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाए, तुमको उस आदमी से बात करनी पड़े, तो तुम्हारी आंखें शर्म से झुके नहीं। तुम उससे ये बोल सको कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता था, फिर भी मैंने आपके लिए अपशब्द नहीं बोले। आपकी बातों से बिल्कुल ये झलक रहा है कि आपका जो एक जिसे कहते हैं कि भारत से नफरत से ज़्यादा मैं कहूँगा भारत से जेलसी। ये जेलसी है जो आज सर चढ़ के बोल रही है। भारत की आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, भारत के आप मुसलमानों को देख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है कि इंडिया के मुसलमान इतने अच्छे क्यों हैं, इतने सुखी क्यों हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हिंदू इंडिया के मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ बोलें, यहाँ पे कोई दंगे हों, कुछ मुसलमान मरें, कुछ हिंदू मरें, और उसकी आग में आप अपने हाथ तापो। नहीं तो मुझे एक रीज़न बता दीजिए। जिन्ना साहब को तो क्या प्यार था मुसलमानों से, जो इंडिया में 3 करोड़ मुसलमान छोड़ के गए थे। उन्होंने फ्लाइट में जाते जाते क्या बोला था कि आई कैन सेक्रीफाइस 3 करोड़ मुस्लिम्स फॉर 7 करोड़ पीपल। नाउ योर डेस्टिनी लाइज विद इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बुरा किया जो 9% से आप 15% हो गए कितने सालों में? 76 ईयर्स में। हमको तो बहुत परेशान कर रहे हैं। जॉब्स आपकी ज़्यादा लग रही हैं गवर्नमेंट में, जो राशनिंग है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स को मिलती हैं,
वो इसलिए क्योंकि वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब आप ही बताओ, एक आदमी इंडिया में अगर 10-12 हज़ार रुपए एक महीने के कमा रहा है तो वो एक बच्चा ही तो पाल सकता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं यहाँ पे जात पात पे नहीं जा रहा हूँ, कोई भी हो, ये उसको सोचना चाहिए कि मैं एक बच्चे को पढ़ा के लिखा के आगे बढ़ाऊं, और वही अगर 5 या 6 बच्चे हो जाएंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? कोई बच्चा 10 साल की एज में ढाबे पे नौकरी करेगा, कोई स्कूटर ठीक करेगा, कोई सोसाइटी के बाहर कपड़े प्रेस करेगा और कोई पंचर लगाएगा, क्योंकि 6 बच्चे स्कूल में तो जा नहीं सकते। और इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे भी कर रखा है कि हर स्कूल में बालिकाओं का, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का पढ़ाई फ्री है, लेकिन आप फिर भी नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको पैसे मिलेंगे तो नहीं ना। 10,000 में आपका खर्चा ही नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे? बच्चे को कहीं ना कहीं काम पे लगाओगे जिससे कि 5-6 हज़ार उसको भी मिल जाए। चाहे स्कूल में फ्री हो एजुकेशन, उसका क्या करना है? फ्री एजुकेशन का क्या करना है? और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और हसन साहब, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भारत के मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हो, जो यहां पे उनको चैन से रहने नहीं दे रहे हो। बात बात में आप यही कहते हो कि वो बहुत दुखी हैं, उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको मस्जिद में नहीं दिया जा रहा, उनको नमाज पढ़ते हैं सड़क पे तो पीछे ठुड्डे मार देते हैं। हाँ, एक केस हुआ था, उसके लिए मैंने ट्विटर में अपने मुसलमान भाइयों से सॉरी भी बोला था कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, और जो पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन एक चीज़ को लेके महीनों वही चीज़ बोलते रहे जी ऐसे हो गया था। आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो होता है उसको जनरलाइज कर देते हैं। 1 लाख को मास लोगों ने मिल के मार दिया था, जिसका सबको बहुत दुख है, और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सबको फांसी दी गई थी उसके अंदर, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन वो केस आज तक आप डिस्कस करते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, पहले होता था, होता है और आगे होता रहेगा। एक इंसिडेंट जो कि पास्ट में हुआ था, अब आप उसको जनरलाइज कर दें। अब वो इसलिए ना क्योंकि आपको कुछ कहने को है ही नहीं। इंडिया के अगेंस्ट में कहोगे तो क्या कहोगे? यहां पे किसी मुसलमान से पूछ लो, कुछ हो गए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि नॉट मोर देन 0.1-0.2% जो कि आपकी बातों के बहकावे में आके कुछ ना कुछ एक्शंस करते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। अगर वही बच्चे मदरसों को छोड़ के जनरल नॉर्मल स्कूल में जाएं तो आपका वो भी लेवरेज ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने ऊपर वाले को मानते हो तो अपना घर ठीक कर लो, अपने घर के ऊपर डिस्कशन कर लो। हमारा घर, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, जो भी लोग भारत में रहते हैं, जो भारतीय हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि वो यहाँ ठीक से रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और देश को अपना माने, और जो मानते हैं। इसीलिए इंडिया आज यहाँ पर है कि आपको जलन हो रही है देख के, और ये हमारे बिना मुसलमान भाइयों के नहीं हो सकता था। आप 14-15
करोड़, मतलब वो तो 2015 की बात कर रहे हैं, आज तो कम से कम 20-22 करोड़ हैं। 20-22 करोड़ आदमियों को दुखी करके कोई कंट्री प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, चैलेंज है। आप मुजफ्फराबाद में, अपने कश्मीर में देख लीजिए ना क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ का आदमी आपके साथ नहीं है, वहाँ का सिटीज़न, वहाँ का जो बंदा है, वाशिंदा है, वो आपके साथ नहीं है। इसलिए बिना लीडर के वो आपके पे चढ़ के दौड़ रहा है, क्योंकि वो अंदर से दुखी है। हिंदुस्तान का मुसलमान अंदर से दुखी नहीं है, और वो अंदर से जानता है कि उनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान ना जाके उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और ये तोहफा शायद आपको नहीं मिला। तो भाइयों बहनों, शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 3 वीडियो करने पड़ेंगे उनके बाकी क्वेश्चंस का भी जवाब देने के लिए। तो आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर, और साथ साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, और अब एक बेल आइकन आप दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे जैसे कोई नया वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद एंड गुड बाय।